नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू अंडरस्टैंड बीपीएससी। इस पूरी सीरीज में हम लूसेंट बायोलॉजी को चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आसान भाषा में समझेंगे। साथ ही एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सभी जीवित प्राणियों अर्थात लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अध्ययन किया जाता है। चाहे वह सूक्ष्म जीवाणु हो, पौधे हों, पशु हो या मनुष्य, सभी का अध्ययन बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। बायोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। बायोस जिसका अर्थ है लाइफ अर्थात जीवन, और लोगोस जिसका अर्थ है स्टडी अर्थात अध्ययन। इस प्रकार बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ हुआ जीवन का अध्ययन। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने वर्ष 1801 में किया था। एबी बायोलॉजी की कुछ महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। एपी कल्चर मधुमक्खियों के पालन पोषण को कहते हैं। इक्थियोलॉजी मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन की शाखा है। मैमोग्राफी स्तन कैंसर की जांच के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक है। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, वायरस और फफूंद का अध्ययन है। माइकोलॉजी कवकों अर्थात फंगी के अध्ययन को कहते हैं। पिसिकल्चर मछलियों के पालन पोषण या फिश फार्मिंग को कहते हैं। फाइकोलॉजी शैवाल अर्थात एल्गी के अध्ययन की शाखा है। सीरोलॉजी रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच होने वाली क्रियाओं का अध्ययन है जो रोगों की पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फाइटोप्लैंक्टन सूक्ष्म जीव होते हैं जो जल की सतह पर तैरते हैं। ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख उत्पादक माने जाते हैं। परजीवी पैरासाइट ऐसे जीव होते हैं जो भोजन और आश्रय के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं तथा उससे लाभ प्राप्त करते हैं। पोइकिलोथर्मिक वे जीव होते हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। इन्हें शीत रक्तीय जीव या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहा जाता है, जैसे मछलियां, उभयचर और सरीसृप। अब तक हमने बायोलॉजी की कुछ महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजीज को समझा। इन्हीं आधारभूत अवधारणाओं से जुड़ा है जीवों का वर्गीकरण। सन 1969 में वैज्ञानिक आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया। यह वर्गीकरण कोशिका की संरचना, शरीर के संगठन, पोषण के प्रकार तथा विकासीय संबंधों के आधार पर किया गया था। विटेकर ने सभी जीवों को 5 जगतों में विभाजित किया। पहला है मोनरा, जिसमें प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव आते हैं, जैसे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। दूसरा है प्रोटिस्टा, जिसमें यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव शामिल है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। तीसरा है फंगाई, जो परपोषी होते हैं और पोषण अवशोषण द्वारा प्राप्त करते हैं। उदाहरण है मशरूम, ईस्ट और मोल्ड्स। चौथा है प्लांटे, जिसमें सभी स्वपोषी हरे पौधे आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। और पांचवा है एनिमेलिया, जिसमें सभी बहुकोशिकीय परपोषी जीव आते हैं, जैसे कीट, मछलियां और मनुष्य। विटेकर का यह वर्गीकरण जीव जगत को समझने का एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित आधार प्रदान करता है। अब जानते हैं टैक्सोनॉमी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू पॉइंट्स जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। कैरलस लीनियस इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जीवों के वैज्ञानिक वर्गीकरण की नींव रखी। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य, जेनेरा प्लेंटारम नामक प्रसिद्ध पुस्तक आधुनिक वनस्पति नामकरण की आधारशिला मानी जाती है। इस पुस्तक को जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने लिखा था। इन दोनों वैज्ञानिकों ने पौधों के वर्गीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब समझते हैं बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट चैप्टर सेल। जीव विज्ञान की सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है कोशिका, जिसे जीवन की मूल इकाई कहा जाता है। कोशिकाओं सेल्स के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने पहली बार कॉर्क के पतले टुकड़े का अध्ययन करते हुए सेल शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद श्लाइडन और श्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। जीवों के शरीर की मूल इकाई कोशिका होती है, लेकिन सभी कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती। आज जानते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच प्रमुख अंतर। सबसे पहले
पादप कोशिका में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल पाई जाती है, जो कोशिका को आकार और सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि जंतु कोशिका में सेल वॉल अनुपस्थित होती है। पादप कोशिका में हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं, जिनकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण होता है। जंतु कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते। पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है, जबकि जंतु कोशिका में छोटी या अनेक रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। आकार की दृष्टि से पादप कोशिकाएं सामान्यतः निश्चित और आयताकार होती हैं, जबकि जंतु कोशिकाएं अनियमित या गोलाकार हो सकती हैं। दोनों कोशिकाओं में केंद्रक, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया जैसे महत्वपूर्ण कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका विभाजन के समय पादप कोशिकाओं में सेल प्लेट बनती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में क्लीवेज फैरो का निर्माण होता है। याद रखिए, सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं। अब हम समझेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच का अंतर। ये जीवन की दो मूलभूत प्रकार की कोशिकाएं हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका की। इसमें वास्तविक केंद्रक न्यूक्लियस नहीं होता और ना ही झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। इसका डीएनए न्यूक्लियोइड क्षेत्र में उपस्थित रहता है। ये आकार में छोटी होती है, लगभग 1 से 5 माइक्रोमीटर। इनके राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं और ये सामान्यतः एक कोशिकीय जीवों जैसे बैक्टीरिया और आर्किया में पाई जाती हैं। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की। इसमें सुस्पष्ट केंद्रक होता है तथा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे झिल्लीबद्ध कोशिकांग उपस्थित रहते हैं। ये आकार में बड़ी होती है, लगभग 10 से 100 माइक्रोमीटर। इनके राइबोसोम 80S प्रकार के होते हैं और ये पौधों, जंतुओं, कवकों तथा प्रोटिस्टों में पाई जाती हैं। मुख्य अंतर यह है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए वृत्ताकार और हिस्टोन रहित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए रेखीय और हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा होता है। कोशिका विभाजन भी अलग होता है। प्रोकैरियोट्स में द्विखंडन बाइनरी फिशन होता है, जबकि यूकैरियोट्स में माइटोसिस और मियोसिस द्वारा विभाजन होता है। अब हम कोशिका यानी सेल की संरचना को सरल तरीके से समझेंगे। कोशिका जीवन की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका के केंद्र में होता है नाभिक, न्यूक्लियस, जो कोशिका का नियंत्रण केंद्र है और इसमें डीएनए यानी आनुवंशिक पदार्थ मौजूद रहता है। नाभिक के भीतर न्यूक्लियोलस पाया जाता है, जो राइबोसोम के निर्माण में सहायता करता है। नाभिक के चारों ओर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर होता है। रफ ईआर प्रोटीन का संश्लेषण और परिवहन करता है, जबकि स्मूथ ईआर वसा के निर्माण और विषैले पदार्थों के अपघटन में मदद करता है। गोल्जी तंत्र, गोल्जी अपरेटस, प्रोटीन और लिपिड को संशोधित करके पैकेजिंग तथा परिवहन का कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यह एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है। कोशिका को बाहर से कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन घेरती है, जो पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। इसके अंदर मौजूद साइटोप्लाज्म सभी कोशिकांगों को धारण करता है। राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, लाइसोसोम अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करते हैं और वैक्यूल जल तथा पोषक पदार्थों का भंडारण करते हैं। वही साइटोस्केलेटन कोशिका को आकार और सहारा प्रदान करता है। दोस्तों, पिछली स्लाइड में हमने कोशिका की संरचना और उसके विभिन्न कोशिकांगों के बारे में जाना, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कोशिका को यह कैसे पता चलता है कि उसे कौन सा कार्य करना है। इसका उत्तर छिपा है कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए और आरएनए में। डीएनए अर्थात डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जीवों की आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करता है। इसकी संरचना द्विसूत्रीय यानी डबल हेलिक्स होती है। इसमें डीऑक्सीराइबो शर्करा तथा 4 नाइट्रोजन क्षार एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन पाए जाते हैं। वहीं आरएनए अर्थात राइबोन्यूक्लिक एसिड सामान्यतः एकल सूत्रीय होता है। इसमें राइबो शर्करा होती है और थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए के 3 प्रमुख प्रकार हैं। एमआरएनए जो डीएनए से संदेश लेकर जाता है, टीआरएनए जो अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक पहुंचाता है और आरआरएनए जो राइबोसोम का मुख्य भाग बनाता है। डीएनए को कोशिका का ब्लूप्रिंट या मास्टर प्लान कहा जाता है, जबकि आरएनए
उन निर्देशों को क्रियान्वित करके प्रोटीन निर्माण सुनिश्चित करता है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोम हमारे शरीर की आनुवांशिक जानकारी को वहन करते हैं। सामान्यतः मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन यदि इनकी संख्या में परिवर्तन हो जाए तो विभिन्न आनुवांशिक विकार उत्पन्न हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की। यह पुरुषों में पाया जाता है और अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र के कारण होता है। इसका गुणसूत्रीय संयोजन 47 XXY होता है। प्रभावित व्यक्तियों में लंबा कद, कम टेस्टोस्टेरॉन स्तर, बांझपन तथा सीखने में कठिनाइयां देखी जा सकती हैं। दूसरा है टर्नर सिंड्रोम। यह केवल महिलाओं में पाया जाता है और एक एक्स गुणसूत्र की अनुपस्थिति के कारण होता है। इसका गुणसूत्रीय संयोजन 45 XO होता है। इसमें छोटा कद, वेब्ड नेक, यौवन विकास में देरी तथा हृदय संबंधी समस्याएं देखी जा सकती हैं। अब आते हैं डाउन सिंड्रोम पर, जो सबसे सामान्य गुणसूत्रीय विकारों में से एक है। यह 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति के कारण होता है, जिसे ट्राइसोमी 21 कहा जाता है। प्रभावित व्यक्तियों में विशिष्ट चेहरे की बनावट, विकास में विलंब तथा बौद्धिक क्षमता में भिन्नता देखी जा सकती है। अंत में पटाऊ सिंड्रोम की बात करते हैं। यह 13वें गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रति के कारण होता है, जिसे ट्राइसोमी 13 कहा जाता है। इसमें गंभीर विकासात्मक समस्याएं, हृदय दोष, कटे होंठ या तालू तथा अन्य जन्मजात असामान्यताएं पाई जा सकती हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये स्थितियां किसी व्यक्ति की पहचान नहीं है। उचित चिकित्सा, शिक्षा, प्रेम और सहयोग से प्रभावित व्यक्ति भी सम्मानजनक और सार्थक जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, पिछली स्लाइड में हमने गुणसूत्रीय विकारों के बारे में जाना था। अब हम कुछ प्रमुख जीन आधारित आनुवंशिक विकारों को समझेंगे, जो जीन में होने वाले उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के कारण उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया की। यह हीमोग्लोबिन जीन में उत्परिवर्तन के कारण होने वाला रक्त विकार है। इसमें लाल रक्त कणिकाएं सामान्य गोल आकार के बजाय दरांती या हसिया के आकार की हो जाती है। यह रक्त प्रवाह को बाधित करती है, जिससे एनीमिया, दर्द, संक्रमण और शरीर के विभिन्न अंगों में समस्याएं हो सकती है। दूसरा रोग है फिनाइलकीटोनूरिया या PKU। यह एक चयापचय संबंधी विकार है, जिसमें शरीर फिनाइल एलैनिन नामक अमीनो अम्ल को सही ढंग से नहीं तोड़ पाता। इसके परिणाम स्वरूप यह पदार्थ शरीर में जमा होने लगता है और मस्तिष्क के विकास को प्रभावित कर सकता है। समय पर पहचान और विशेष आहार से इसके प्रभाव को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। अब बात करते हैं हीमोफीलिया की। यह रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया से संबंधित विकार है। इसमें कुछ आवश्यक क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी होती है, जिसके कारण मामूली चोट लगने पर भी रक्तस्राव लंबे समय तक जारी रह सकता है। यह एक एक्स लिंक्ड आनुवंशिक विकार है और मुख्यतः पुरुषों में पाया जाता है। अंत में कलर ब्लाइंडनेस या रंग अंधता की बात करते हैं। इसमें व्यक्ति कुछ विशेष रंगों, विशेषकर लाल और हरे रंग के बीच अंतर करने में कठिनाई महसूस करता है। यह भी सामान्यतः एक्स लिंक्ड आनुवंशिक विकार है और पुरुषों में अधिक पाया जाता है। अब बात करते हैं पौधों के वर्गीकरण की। वर्ष 1883 में जर्मन वनस्पति शास्त्री इचलर ने पादप जगत अर्थात प्लांट किंगडम को दो मुख्य समूहों में विभाजित किया। पहला क्रिप्टोगैम्स अर्थात बीज रहित पौधे और दूसरा फेनेरोगैम्स अर्थात बीजधारी पौधे। क्रिप्टोगैम्स को आगे 3 भागों में बांटा गया है। थैलोफाइटा, जिसमें शैवाल यानी एल्गी और कवक यानी फंगाई शामिल है। ब्रायोफाइटा, जिन्हें पौधों के जगत का उभयचर कहा जाता है। इसके उदाहरण हैं मॉसेस और लिवरवोर्ट्स। और टेरिडोफाइटा, जिसमें फर्न्स और हॉर्स टेल्स जैसे संवहनी लेकिन बीज रहित पौधे आते हैं। दूसरी ओर फेनोरोगैम्स यानी बीजधारी पौधों को 2 समूहों में विभाजित किया गया है। जिम्नोस्पर्म्स, जिनमें नग्न बीज पाए जाते हैं, उदाहरण है पाइनस और साइकस, तथा एंजियोस्पर्म्स अर्थात पुष्पीय पौधे। इन्हें आगे 2 भागों में बांटा गया है। मोनोकॉटिलेडन्स, जिनके बीज में एक बीज पत्र होता है जैसे गेहूं और धान, और डाइकॉटिलेडन्स, जिनके बीज में 2 बीज पत्र होते हैं जैसे मटर और सरसों।
इस प्रकार आइचलर ने प्लांट किंगडम को क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स में विभाजित करके पौधों के वर्गीकरण को अधिक व्यवस्थित और सरल बनाया। पादप जगत के वर्गीकरण को समझने के बाद अब हम एक ऐसे सूक्ष्म जैविक कण के बारे में जानेंगे जो जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है, वायरस। वायरस अत्यंत सूक्ष्म संक्रामक कण हैं, जिन्हें केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। ये केवल किसी जीवित कोशिका के अंदर ही अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं, इसलिए इन्हें पूर्णतः जीवित जीव नहीं माना जाता। वायरस अकोशिकीय एसेल्युलर होते हैं, अर्थात इनमें कोशिकीय संरचना नहीं होती। इनका शरीर केवल आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए और उसके चारों ओर उपस्थित प्रोटीन आवरण, जिसे कैप्सिड कहा जाता है, से बना होता है। वायरस अपना स्वतंत्र उपापचय नहीं कर सकते और पूरी तरह मेजबान कोशिका पर निर्भर रहते हैं। इसी कारण इन्हें अनिवार्य अंतःकोशिकीय परजीवी अर्थात ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स कहा जाता है। यदि हम वायरस की संरचना देखें तो इसमें आनुवांशिक पदार्थ कैप्सिड, टेल शीथ, बेस प्लेट तथा टेल फाइबर पाए जाते हैं, जो वायरस को मेजबान कोशिका से जुड़ने में सहायता करते हैं। आनुवांशिक पदार्थ के आधार पर वायरस दो प्रकार के होते हैं। डीएनए वायरस, जिनमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। उदाहरण है एडेनोवायरस, हर्पीस वायरस और हेपेटाइटिस बी वायरस। दूसरे हैं आरएनए वायरस, जिनमें आरएनए पाया जाता है। उदाहरण है इन्फ्लुएंजा वायरस, एचआईवी, कोरोना वायरस, पोलियो वायरस और डेंगू वायरस। वायरस मानव, पशुओं और पौधों में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे सामान्य सर्दी, फ्लू, पोलियो, हेपेटाइटिस और डेंगू। हालांकि वायरस केवल हानिकारक ही नहीं होते, इनका उपयोग वैक्सीन निर्माण, जीन थेरेपी, जेनेटिक इंजीनियरिंग तथा कुछ मामलों में जैविक नियंत्रण एजेंट के रूप में भी किया जाता है। वायरस विभिन्न आकृतियों में पाए जाते हैं, जैसे आइकोसाहेड्रल, हेलिकल, कॉम्प्लेक्स और एनवेलप्ड। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वायरस जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी माने जाते हैं, क्योंकि वे केवल जीवित कोशिकाओं के भीतर ही प्रजनन कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया एक कोशिकीय अर्थात यूनिसेल्युलर जीव होते हैं। इनका पूरा शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है, जो जीवन की सभी आवश्यक क्रियाएं स्वयं कर सकती है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, अर्थात इनमें वास्तविक केंद्रक तथा झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं पाए जाते। इनका आनुवांशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से उपस्थित रहता है। बैक्टीरिया पृथ्वी पर लगभग हर स्थान पर पाए जाते हैं, मिट्टी, जल, वायु तथा जीवित प्राणियों के शरीर में भी। इसी कारण इन्हें सबसे व्यापक रूप से वितरित जीव माना जाता है। इनका प्रजनन मुख्य रूप से द्विखंडन या बाइनरी फिशन द्वारा होता है, जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बना देती है। बैक्टीरिया मानव जीवन में अनेक प्रकार से लाभदायक है। उदाहरण के लिए दही बनाने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त कुछ जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। हालांकि सभी बैक्टीरिया लाभदायक नहीं होते। कुछ रोगजनक जीवाणु टाइफाइड, हैजा और क्षय रोग अर्थात ट्यूबरकुलोसिस जैसे गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि बैक्टीरिया पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे सरल तथा सर्वाधिक प्रचुर जीवित जीव हैं। इनके बिना पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण, कृषि उत्पादन तथा अनेक जैविक प्रक्रियाएं संभव नहीं होती। सूक्ष्म जीवों के अध्ययन के बाद अब हम वनस्पति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा पादप आकारिकी अर्थात प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में जानेंगे। पादप आकारिकी प्लांट मॉर्फोलॉजी पौधों के बाह्य स्वरूप, संरचना तथा उनके विभिन्न अंगों के संगठन और रूपांतरणों का अध्ययन है। यह हमें पौधों की पहचान, वर्गीकरण तथा उनकी विविधता को समझने में सहायता करती है। पौधे मुख्य रूप से 5 प्रमुख भागों से मिलकर बने होते हैं। सबसे पहले जड़, रूट, जो पौधे को मिट्टी में दृढ़ता से स्थापित करती है तथा जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती है। इसके ऊपर तना, स्टेम होता है, जो पौधे को सहारा देता है तथा जल, खनिज और भोजन के परिवहन का कार्य करता है। पत्तियां, लीव्स, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों के आदान प्रदान का प्रमुख केंद्र होती है। यही पौधे के लिए भोजन का निर्माण करती है। पुष्प, फ्लावर, पौधे का प्रजनन अंग है, जो बीज और फल के निर्माण में सहायता करता है।
जबकि फल एवं बीज, फ्रूट एंड सीड, बीजों की सुरक्षा तथा उनके प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आवास और वृद्धि के आधार पर पौधों को 5 प्रमुख वर्गों में बांटा जाता है। वृक्ष, ट्रीज, जिनमें एक मुख्य काष्ठीय तना होता है और जो ऊंचे होते हैं। झाड़ियां, श्रब्स, जो मध्यम आकार की होती हैं तथा इनमें अनेक शाखाएं होती हैं। शाक, हर्ब्स, जिनका तना कोमल, हरा और छोटा होता है। आरोही पौधे, क्लाइंबर्स, जिनका तना कमजोर होता है और जो सहारे की मदद से ऊपर चढ़ते हैं। और लताएं या क्रीपर्स, जिनका तना बहुत कमजोर होता है और जो भूमि पर फैलकर बढ़ती हैं। पादप आकारिकी का अध्ययन कृषि, उद्यानिकी, वानिकी तथा वर्गिकी में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से पौधों की पहचान करना, उनका वर्गीकरण करना तथा उनके अनुकूलनों और विविधताओं को समझना आसान हो जाता है। पुष्प आवृत बीजी पौधों अर्थात एंजियोस्पर्म्स का प्रजनन अंग है। यह बीज तथा फल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक सामान्य पुष्प में 4 प्रमुख पुष्प चक्र पाए जाते हैं, जो बाहरी भाग से आंतरिक भाग की ओर क्रमशः व्यवस्थित होते हैं। सबसे बाहरी चक्र है कैलिक्स, जो दलपुंज या सीपल्स से बना होता है। इसका मुख्य कार्य पुष्प की कली की सुरक्षा करना है। दूसरा चक्र है कोरोला, जो पंखुड़ियों या पेटल्स से मिलकर बना होता है। ये रंगीन और सुगंधित होते हैं तथा परागणकर्ताओं जैसे मधुमक्खियों और तितलियों को आकर्षित करते हैं। तीसरा चक्र है एंड्रोइशियम, जो पुष्प का नर प्रजनन चक्र है। यह अनेक पुंकेसर या स्टैमन्स से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, फिलामेंट जो आधार प्रदान करता है तथा एंथर जहां परागकणों का निर्माण होता है। सबसे भीतरी चक्र है गाइनोइशियम, जो पुष्प का मादा प्रजनन चक्र है। यह एक या अधिक कार्पेल या पिस्टिल से मिलकर बना होता है। गाइनोइशियम के मुख्य भाग हैं स्टिग्मा, जो परागकणों को ग्रहण करता है, स्टाइल, जो स्टिग्मा और अंडाशय को जोड़ता है, ओवरी, जिसमें बीजांड अर्थात ओव्यूल्स पाए जाते हैं। निषेचन के बाद बीजांड बीज में तथा अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। पुष्प के आधार पर थैलेमस या रिसेप्टिकल होता है, जिस पर सभी पुष्पीय भाग जुड़े रहते हैं, जबकि पेडिसल पुष्प का डंठल होता है। पिछली स्लाइड में हमने फूल के प्रजनन की प्रक्रिया को समझा। अब जानते हैं कि निषेचन के बाद अंडाशय किस प्रकार फल में परिवर्तित हो जाता है। फल फूल के परिपक्व अंडाशय मैच्योर ओवरी को कहा जाता है, जिसमें सामान्यतः बीज उपस्थित होते हैं। इसका मुख्य कार्य बीजों की रक्षा करना, उनके प्रसार में सहायता करना तथा कई फलों में भोजन का संचय करना है। एक सामान्य फल की संरचना में 3 प्रमुख परतें होती हैं। सबसे बाहरी परत एपिकार्प कहलाती है, जो फल की सुरक्षात्मक त्वचा बनाती है। इसके नीचे मेसोकार्प होता है, जो अधिकांश फलों में रसदार और गूदेदार भाग होता है। सबसे अंदर एंडोकार्प पाया जाता है, जो बीज को चारों ओर से घेरकर सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि बीज बीजांड अर्थात ओव्यूल से विकसित होता है। उत्पत्ति के आधार पर फलों को 2 भागों में बांटा जाता है। सच्चे फल केवल अंडाशय से विकसित होते हैं, जैसे आम, जबकि मिथ्या फल या स्यूडोकार्प अंडाशय के साथ अन्य पुष्पीय भागों से भी बनते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी। परिकार्प की प्रकृति के आधार पर फल मांसल फल और शुष्क फल हो सकते हैं। कुछ शुष्क फल पकने पर फटकर बीजों को बाहर निकालते हैं, जिन्हें डीहिसेंट फल कहा जाता है। याद रखिए, फल प्रकृति का वह अद्भुत माध्यम है जो बीजों की सुरक्षा, पोषण और उनके प्रसार को सुनिश्चित करता है। अब हम कुछ प्रमुख फलों के खाने योग्य भागों के बारे में जानेंगे, जो एग्जाम में डायरेक्टली पीछे जाते हैं। सभी फलों में हम एक ही भाग नहीं खाते। उदाहरण के लिए, सेब और नाशपाती में खाने योग्य भाग थैलेमस होता है, जबकि आम और पपीता में मेसोकार्प अर्थात गूदेदार भाग खाया जाता है। नारियल में एंडोस्पर्म, टमाटर और अंगूर में पेरिकार्प तथा प्लेसेंटा तथा केले में मेसोकार्प और एंडोकार्प खाने योग्य होते हैं। इसी प्रकार गेहूं में स्टार्च युक्त एंडोस्पर्म, मूंगफली में कोटिलेडन, लीची में एरिल और संतरे में जूनी हेयर्स अर्थात रस युक्त रोम खाए जाते हैं।
इससे स्पष्ट होता है कि फलों के खाने योग्य भाग फूल और फल के विभिन्न भागों से विकसित हो सकते हैं, जैसे थैलेमस, मेसोकार्प, पेरिकार्प, एंडोस्पर्म और कोटिलेडन। अब हम पादप ऊतकों के बारे में जानेंगे। टिश्यू समान उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह होता है जो मिलकर एक विशेष कार्य करते हैं। पादप ऊतक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाओं से बना होता है और पौधे की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। इसके प्रमुख प्रकार हैं एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। परमानेंट टिश्यू वे ऊतक हैं जो विभाजन की क्षमता खो चुके होते हैं। इनमें पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा तथा स्क्लेरेन्काइमा शामिल हैं। इसके जटिल ऊतक जाइलम और फ्लोएम होते हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यू पौधे को बाहरी क्षति और जल हानि से बचाता है। इसके प्रमुख प्रकार एपिडर्मिस और कॉर्क हैं। कंडक्टिंग टिश्यू पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है। एक्जिलम जल एवं खनिजों का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। दोस्तों, आने वाली सभी स्लाइड एग्जाम्स पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। प्लांट हार्मोन्स, पादप हार्मोन के बारे में जानेंगे। ये ऐसे रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो बहुत कम मात्रा में बनते हैं, लेकिन पौधों की वृद्धि, विकास और पर्यावरणीय प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। सबसे पहले ऑक्सिन्स IAA की बात करें। ये मुख्यतः शूट एपिकल मेरिस्टेम और युवा पत्तियों में बनते हैं। ये सेल इलोंगेशन, एपिकल डोमिनेंस तथा फोटोट्रोपिज्म को नियंत्रित करते हैं। दूसरा हार्मोन जिबरेलिन्स GA3 है, जो तने की लंबाई बढ़ाने, बीजों की सुप्तावस्था तोड़ने तथा फल वृद्धि में सहायता करता है। तीसरा हार्मोन साइटोकाइनिन्स है, जो सेल डिवीजन को बढ़ावा देता है, नई शाखाओं के निर्माण में मदद करता है तथा पत्तियों की वृद्धावस्था को विलंबित करता है। एथिलीन एक गैसीय हार्मोन है जो फलों के पकने, पत्तियों के झड़ने तथा वृद्धावस्था की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इसके विपरीत एब्सिसिक एसिड ABA को तनाव हार्मोन कहा जाता है। ये स्टोमाटल क्लोजर, बीजों की सुप्तावस्था तथा सूखे जैसी परिस्थितियों में पौधों की रक्षा करता है। अंत में ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स कोशिका विभाजन और वृद्धि को बढ़ावा देते हैं, संवहनी ऊतकों के विभेदन में सहायता करते हैं तथा पौधों की तनाव सहनशीलता बढ़ाते हैं। कुछ प्रमुख पादप रोग हैं। रस्ट ऑफ व्हीट, जो पुसिसिनिया ग्रामिनिस कवक द्वारा होता है। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, जो ज़ेंथोमोनस ओराइजा जीवाणु से होता है। मोज़ेइक ऑफ ओकरा, जो वायरस जनित रोग है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस के कारण होता है, तथा सिट्रस कैंकर और पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी भी महत्वपूर्ण रोग हैं। इन रोगों के नियंत्रण के लिए रोगमुक्त बीजों का उपयोग, क्रॉप रोटेशन, खेत की स्वच्छता, रेजिस्टेंट वैरायटीज, उचित केमिकल कंट्रोल तथा बायोलॉजिकल कंट्रोल अपनाए जाते हैं। पिछली स्लाइड में हमने प्लांट डिजीजेस के बारे में पढ़ा। अब हम मिनरल डिफिशियंसी डिजीजेस अर्थात खनिज तत्वों की कमी से होने वाले रोगों को समझेंगे। पौधों की सामान्य वृद्धि और विकास के लिए सभी इसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स आवश्यक होते हैं। किसी भी तत्व की कमी से विशिष्ट लक्षण और रोग दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए आम और बैंगन में लिटिल लीफ डिजीज का कारण जिंक की कमी होती है। नींबू में डाईबैक तथा लिटिल लीफ डिजीज प्रायः कॉपर की कमी से संबंधित होते हैं। मटर में मार्श डिजीज का कारण मैंगनीज की कमी है, जबकि आलू में ब्लैक हार्ट डिजीज ऑक्सीजन की कमी से उत्पन्न होती है। आंवला में नेक्रोसिस रोग बोरन की कमी के कारण होता है। लीची की पत्तियों का झुलसना या बर्निंग ऑफ लीफ प्रायः पोटेशियम की कमी से होता है। इसी प्रकार मक्का में व्हाइट बड डिजीज का कारण जिंक की कमी तथा शलजम में कोटर स्पॉट का कारण कैल्शियम की कमी है। अब हम पौधों की सबसे महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण को समझेंगे। फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे, शैवाल तथा कुछ जीवाणु लाइट एनर्जी की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर H2O को
ग्लूकोज C6H12O6 तथा ऑक्सीजन O2 में परिवर्तित करते हैं। यह प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। इसकी दो प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। पहली लाइट रिएक्शन, जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होती चेंज्ड है। इसमें प्रकाश ऊर्जा अवशोषित की जाती है, जल का विखंडन होता है तथा ATP और NADPH का निर्माण होता है। दूसरी अवस्था डार्क रिएक्शन या कैल्विन साइकिल है, जो स्ट्रोमा में होती है। इसमें CO2 फिक्सेशन द्वारा ATP और NADPH की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की दर को लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, टेम्परेचर, मिनरल्स तथा क्लोरोफिल कंटेंट प्रभावित करते हैं। यह प्रक्रिया पृथ्वी पर जीवन का आधार है, क्योंकि यह भोजन का निर्माण करती है, वायुमंडल में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस बनाए रखती है तथा सभी फूड चेन्स की नींव है। बॉटनी का लास्ट चैप्टर इकोलॉजी है। इकोलॉजी जीवों और उनके पर्यावरण के बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। सबसे पहले इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के स्तरों को समझते हैं। एक अकेला जीव ऑर्गेनिज्म कहलाता है। एक ही प्रजाति के जीवों का समूह पॉपुलेशन कहलाता है। विभिन्न पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी बनाते हैं। जब जीवित और निर्जीव घटक परस्पर क्रिया करते हैं तो उसे इकोसिस्टम कहते हैं। बड़े भौगोलिक क्षेत्र को बायोम और पृथ्वी पर जीवन के पूरे क्षेत्र को बायोस्फीयर कहा जाता है। अब बात करते हैं इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स की। इकोसिस्टम दो भागों से मिलकर बना होता है। बायोटिक कंपोनेंट्स यानी जीवित घटक, जिनमें प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकंपोजर्स शामिल हैं, और एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी निर्जीव घटक, जैसे वायु, जल, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, तापमान और खनिज। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा सन से प्रोड्यूसर्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और अंत में टेरिटरी कंज्यूमर्स तक होता है। इस प्रक्रिया में प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पर कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। इसलिए ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। प्रकृति में जीवों के बीच कई प्रकार के इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स पाए जाते हैं। म्यूचुअलिज्म में दोनों जीव लाभान्वित होते हैं, जैसे लाइकन। कमेंसलिज्म में एक जीव लाभ प्राप्त करता है जबकि दूसरा अप्रभावित रहता है। पैरासाइटिज्म में एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा हानि उठाता है। प्रेडेशन में एक जीव दूसरे जीव का शिकार करता है। जब दो जीव एक ही संसाधन के लिए संघर्ष करते हैं तो उसे कंपटीशन कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं भी हैं। हैबिटैट किसी जीव का प्राकृतिक निवास स्थान है। निश उस जीव की भूमिका और स्थिति को दर्शाता है। एडेप्टेशन जीवों की जीवित रहने की विशेषताएं हैं। बायोडायवर्सिटी किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की विविधता है। और सस्टेनेबिलिटी का अर्थ है संसाधनों का ऐसा उपयोग जिससे भविष्य की पीढ़ियां भी लाभ उठा सकें। अब शुरू करते हैं जूलॉजी का पहला चैप्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम को मुख्य रूप से दो बड़े समूहों में बांटा जाता है, नॉन कार्डेटा और कार्डेटा। सबसे पहले बात करते हैं नॉन कार्डेटा की। इन जीवों में नोटोकार्ड नहीं पाया जाता। पोरिफेरा को स्पंज कहा जाता है। ये सबसे सरल बहुकोशिकीय जंतु हैं। उदाहरण साइकन और स्पॉन्जिला। सोएलेंटेराटा या नाइडारिया में हाइड्रा और ऑरेलिया जैसे जंतु आते हैं। इनमें डंक मारने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस चपटे कृमि होते हैं, जैसे प्लानरिया और टेनिया। नेमेटा हेल्मिन्थेस गोल कृमि होते हैं, जैसे एस्कारिस और वुकेरिया। एनहेलिडा में खंडित शरीर वाले कृमि आते हैं, जैसे अर्थवर्म और नेरेइस। अर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसमें कॉकरोच, स्पाइडर और प्रॉन शामिल हैं। इनके शरीर में संयुक्त उपांग पाए जाते हैं। मॉलस्क में पिला, यूनियो और ऑक्टोपस आते हैं। इनका शरीर कोमल होता है। इक्किनोडर्मेटा के सदस्य समुद्री जीव होते हैं और इनमें कांटेदार त्वचा पाई जाती है, जैसे स्टारफिश यानी एस्टेरियस। हेमीचौडेटा को अर्धरज्जुकी कहा जाता है, जिनका उदाहरण बालांग्लोसिस है। अब आते हैं कॉर्डेटा पर। इन जीवों में जीवन के किसी न किसी चरण में नोटोकार्ड पाया जाता है। कॉर्डाटा को दो भागों में बांटा जाता है, प्रोटोकॉर्डाटा और वर्टिब्राटा। प्रोटोकॉर्डाटा में यूरोकॉर्डाटा तथा सेफलोकॉर्डाटा शामिल है। इनके उदाहरण हैं हर्डमानिया और ब्रैंकियोस्टोमा।
दूसरी ओर वर्टेब्राटा में रीढ़ की हड्डी विकसित होती है। वर्टेब्राटा के प्रमुख वर्ग हैं पाइसिस यानी मछलियां, एम्फीबिया जैसे मेंढक, रेप्टिलिया जैसे सांप और छिपकली, एविज यानी पक्षी और मैमेलिया यानी स्तनधारी जिनमें मनुष्य भी शामिल है। पिछले अध्याय में हमने एनिमल किंगडम का वर्गीकरण पढ़ा था। अब हम एनिमल टिश्यूज यानी प्राणी ऊतकों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है एपिथेलियल टिश्यू। यह शरीर की बाहरी और आंतरिक सतहों को ढकता है तथा ग्रंथियों का निर्माण करता है। इसके प्रमुख प्रकार हैं स्क्वोमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर और ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इनका मुख्य कार्य शरीर की सुरक्षा, अवशोषण, स्राव और निस्यंदन करना है। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू। यह विभिन्न ऊतकों और अंगों को जोड़ने, सहारा देने तथा सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। इसके उदाहरण हैं एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज, बोन और ब्लड। कनेक्टिव टिश्यू शरीर में बंधन, समर्थन, सुरक्षा, परिवहन और भंडारण का कार्य करता है। तीसरा है मस्कुलर टिश्यू। यह शरीर तथा उसके अंगों की गति के लिए उत्तरदायी होता है। इसके 3 प्रमुख प्रकार हैं स्केलेटल मसल, जो हमारी इच्छानुसार कार्य करती है, स्मूथ मसल, जो आंतरिक अंगों जैसे आंतों में पाई जाती है, और कार्डियक मसल, जो केवल हृदय में पाई जाती है। इनका मुख्य कार्य गति, रक्त पंप करना और शरीर की मुद्रा बनाए रखना है। चौथा और अंतिम है नर्वस टिश्यू। यह उत्तेजनाओं को ग्रहण करता है और तंत्रिका आवेगों का संचार करता है। इसके प्रमुख घटक हैं न्यूरॉन तथा न्यूरोग्लिया। नर्वस टिश्यू शरीर की सभी गतिविधियों का नियंत्रण और समन्वय करता है। इस प्रकार एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस, ये चारों ऊतक मिलकर अंगों तथा अंग तंत्रों का निर्माण करते हैं और शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने में सहायता करते हैं। दोस्तों, ह्यूमन ब्लड जूलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से सभी एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ह्यूमन ब्लड यानी मानव रक्त का अध्ययन करेंगे, जो शरीर का एक विशेष प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। रक्त पूरे शरीर में रक्त वाहिनियों के माध्यम से प्रवाहित होता है और जीवन के लिए आवश्यक कार्य करता है। सबसे पहले जानते हैं रक्त की संरचना के बारे में। रक्त मुख्य रूप से 2 भागों से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा, जो लगभग 55% भाग बनाता है। यह हल्के पीले रंग का द्रव है जिसमें जल, प्रोटीन, हार्मोन, लवण, ग्लूकोज तथा अपशिष्ट पदार्थ घुले रहते हैं। दूसरा भाग है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जो लगभग 45% होते हैं। इनमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स शामिल है। अब बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज की। ये द्विअवतल अर्थात बाइकॉन्वे आकार की कोशिकाएं होती हैं और इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इनका मुख्य कार्य फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लाना है। इसके बाद आते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स यानी डब्ल्यूबीसीज। ये शरीर की रक्षा सेना है। डब्ल्यूबीसीज रोगजनकों से लड़कर शरीर को संक्रमण और बीमारियों से बचाती हैं। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स की। ये छोटे कोशिका खंड होते हैं और रक्त का थक्का जमाने में सहायता करते हैं, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव नहीं होता। रक्त के मुख्य कार्यों में शामिल है ट्रांसपोर्ट अर्थात ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और हार्मोन का परिवहन, प्रोटेक्शन अर्थात शरीर को रोगों से बचाना, रेगुलेशन यानी शरीर के तापमान, पीएच तथा जल संतुलन को बनाए रखना, और होम्योस्टेसिस अर्थात शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर रखना। अब जानते हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में। एबीओ प्रणाली के अनुसार रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, ए, बी, एबी और ओ। एबी समूह को यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है क्योंकि ये सभी समूहों से रक्त प्राप्त कर सकता है, जबकि ओ समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है क्योंकि ये सभी समूहों को रक्त दे सकता है। इसके अलावा आरएच फैक्टर की उपस्थिति के आधार पर रक्त आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव होता है। रक्त का निर्माण मुख्यतः हड्डियों के रेड बोन मैरो में होता है, जैसे स्टर्नम, रिब्स, वर्टेब्रस और फीमर में। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के शरीर में लगभग 4.5 से 5.5 लीटर रक्त पाया जाता है और यही रक्त हमारे शरीर के कुल भार का लगभग 7 से 8% बनाता है। अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करेंगे, जो हमारे शरीर का परिवहन नेटवर्क है।
परिसंचरण तंत्र शरीर के सभी भागों में रक्त का संचार करता है। यह कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को हटाता है। परिसंचरण तंत्र के 3 मुख्य घटक होते हैं: हृदय, रक्त वाहिकाएं और रक्त। सबसे पहले बात करते हैं हृदय की। हृदय एक शक्तिशाली पेशीय अंग है जो लगातार रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। एक स्वस्थ मानव हृदय प्रति मिनट लगभग 5 लीटर रक्त पंप करता है। दूसरा घटक है रक्त वाहिकाएं। इनके 3 प्रमुख प्रकार हैं: धमनियां, आर्टरीज, जो रक्त को हृदय से शरीर की ओर ले जाती हैं; शिराएं, वेन्स, जो रक्त को शरीर से वापस हृदय तक लाती हैं; और केशिकाएं, कैपिलरीज, जो सबसे पतली रक्त वाहिकाएं होती हैं तथा धमनियों और शिराओं को जोड़ती हैं। तीसरा घटक है रक्त। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा पाए जाते हैं। अब परिसंचरण तंत्र के प्रमुख कार्यों को समझते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और हार्मोनों का परिवहन। प्रोटेक्शन, श्वेत रक्त कोशिकाएं शरीर को रोगों से बचाती हैं और प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती हैं। रेगुलेशन, शरीर के तापमान, पीएच तथा जल संतुलन को नियंत्रित करता है। होमियोस्टेसिस, शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखता है। अब रक्त के प्रवाह का मार्ग देखते हैं। हृदय से ऑक्सीजन रहित रक्त फेफड़ों में जाता है जहां यह ऑक्सीजन प्राप्त करता है। इसके बाद ऑक्सीजन युक्त रक्त पुनः हृदय में आता है और वहां से पूरे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। कोशिकाएं ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का उपयोग करती हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती हैं, जो रक्त द्वारा वापस फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और जीवन को बनाए रखती है। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र का अध्ययन करेंगे, जो हमारे शरीर को पोषण प्रदान करता है। पाचन तंत्र भोजन को सरल और अवशोषण योग्य पदार्थों में बदलता है तथा अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालता है। पाचन की प्रक्रिया 5 मुख्य चरणों में होती है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। सबसे पहले इंजेशन होता है, अर्थात भोजन को ग्रहण करना। इसके बाद डाइजेशन में भोजन जटिल रूप से सरल पदार्थों में टूटता है। फिर एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया में पोषक तत्व छोटी आंत से रक्त में अवशोषित हो जाते हैं। इसके बाद एसिमिलेशन में ये पोषक तत्व शरीर की कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा वृद्धि और मरम्मत के लिए उपयोग किए जाते हैं। अंत में इजेशन में अपचित भोजन शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब पाचन तंत्र के प्रमुख अंगों को समझते हैं। पाचन की शुरुआत मुख या माउथ से होती है, जहां दांत भोजन को चबाते हैं और लार भोजन को नम बनाकर स्टार्च के पाचन की शुरुआत करती है। इसके बाद भोजन ग्रसनी और अन्न नलिका से होकर आमाशय यानी स्टमक में पहुंचता है। आमाशय भोजन को मथता है और गैस्ट्रिक रसों की सहायता से विशेष रूप से प्रोटीन का पाचन करता है। फिर भोजन छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहां कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है तथा अधिकांश पोषक तत्व अवशोषित किए जाते हैं। इसके बाद बचा हुआ पदार्थ बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, जहां जल और लवणों का अवशोषण होता है तथा मल का निर्माण होता है। अंततः मल रेक्टम और एनस के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। पाचन तंत्र में कुछ सहायक अंग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स लार का निर्माण करती हैं। लिवर पित्तरस बनाता है, जो वसा के पाचन में सहायता करता है। गॉल ब्लैडर पित्त का भंडारण करता है और पैनक्रियास विभिन्न पाचक एंजाइमों का निर्माण करता है। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जी तंत्र की, जो हमारे शरीर से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। इस तंत्र का मुख्य कार्य यूरिया, यूरिक अम्ल और क्रिएटिनिन जैसे नाइट्रोजनी अपशिष्टों को हटाना, शरीर में जल और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखना तथा रक्तचाप के नियमन में सहायता करना है। उत्सर्जी तंत्र के प्रमुख अंग है 2 किडनी, 2 यूरेटर, मूत्राशय और यूरेथ्रा। किडनी रक्त को फिल्टर करके मूत्र बनाती है। यूरेटर मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाते हैं,
जहां यह अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। इसके बाद यूरेथ्रा द्वारा मूत्र शरीर से बाहर निकलता है। किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। इसमें ग्लोमेरुलस, बोमैन कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट शामिल होते हैं, जो मिलकर मूत्र निर्माण की प्रक्रिया पूरी करते हैं। मूत्र निर्माण 4 चरणों में होता है: निस्यंदन, फिल्ट्रेशन, पुनः अवशोषण, रीएब्जॉर्प्शन, स्रावण, सिक्रीशन और उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। सामान्य मूत्र में लगभग 95% जल तथा 5% घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। स्वस्थ उत्सर्जी तंत्र के लिए पर्याप्त पानी पिए, संतुलित आहार लें, नियमित व्यायाम करें और मूत्र को लंबे समय तक न रोकें। अब हम मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रण प्रणाली तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे। तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर का कंट्रोल सेंटर है। यह शरीर के अंदर और बाहर होने वाले परिवर्तनों को पहचानता है, सूचनाओं को संसाधित करता है और विभिन्न अंगों के कार्यों का समन्वय करता है। इसी की सहायता से हम सोचते, महसूस करते, सीखते और प्रतिक्रिया देते हैं। तंत्रिका तंत्र 2 मुख्य भागों में विभाजित होता है: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सीएनएस और परिधीय तंत्रिका तंत्र पीएनएस। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु शामिल है। मस्तिष्क शरीर का मुख्य नियंत्रण केंद्र है, जबकि मेरुरज्जु मस्तिष्क और शरीर के अन्य भागों के बीच संदेशों का आदान प्रदान करती है तथा रिफ्लेक्स क्रियाओं को नियंत्रित करती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र शरीर की सभी नसों से मिलकर बना होता है। इसमें सोमैटिक तंत्रिका तंत्र स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जबकि ऑटोनॉमिक तंत्रिका तंत्र हृदय गति, श्वसन और पाचन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मस्तिष्क के प्रमुख भागों में सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा शामिल है। सेरिब्रम सोचने और स्मृति के लिए, सेरिबेलम संतुलन बनाए रखने के लिए तथा मेडुला ऑब्लोंगाटा श्वसन और हृदय गति जैसी आवश्यक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी है। तंत्रिका तंत्र की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया रिफ्लेक्स आर्क है। इसमें उत्तेजना को रिसेप्टर ग्रहण करता है, संदेश मेरुरज्जु तक पहुंचता है और बिना मस्तिष्क की सहायता के तुरंत प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। हमारे मस्तिष्क में लगभग 86 अरब न्यूरॉन पाए जाते हैं, जो अत्यंत तीव्र गति से संदेशों का संचार करते हैं। अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की, जिन्हें शरीर का प्राथमिक ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इनका सामान्य सूत्र CHO होता है। शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य कार्य कार्बोहाइड्रेट्स ही करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का सबसे महत्वपूर्ण रूप ग्लूकोज है, जिसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। हमारी कोशिकाएं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से ग्लूकोज का उपयोग करती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के प्रमुख कार्यों में तुरंत ऊर्जा प्रदान करना, ऊर्जा का संचय करना तथा संरचनात्मक कार्य करना शामिल है। पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाने वाला सेल्यूलोज इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला है मोनोसैकेराइड, जो सबसे सरल शर्करा होती है। इसके उदाहरण हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। दूसरा है डाइसैकेराइड, जो 2 मोनोसैकेराइड इकाइयों से मिलकर बनता है। इसके उदाहरण हैं सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। तीसरा है पॉलीसैकेराइड, जो अनेक शर्करा इकाइयों से मिलकर बना होता है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज। कार्बोहाइड्रेट्स के प्रमुख स्रोत हैं रोटी, चावल, आलू, केला और मक्का, जो हमारे दैनिक भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। याद रखने योग्य तथ्य यह है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं। अब हम बात करेंगे विटामिन्स और उनसे जुड़ी कमी जनित बीमारियों की। विटामिन्स ऐसे आवश्यक पोषक तत्व हैं जिनकी शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन ये सामान्य वृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और रोगों से सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले विटामिन ए की बात करें। यह हमारी दृष्टि, त्वचा और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए आवश्यक है। इसका प्रमुख स्रोत गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, अंडा और यकृत है। इसकी कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। विटामिन B1
कार्बोहाइड्रेट के उपापचय और तंत्रिकाओं के सही कार्य के लिए आवश्यक है। यह साबुत अनाज, दालों और मेवों में पाया जाता है। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन B2 भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने तथा त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसकी कमी से होठों के कोनों में दरारें, जीभ में सूजन और आंखों में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। विटामिन C मसूलों और त्वचा को स्वस्थ रखता है तथा घाव भरने में सहायता करता है। इसके प्रमुख स्रोत आंवला, अमरूद, टमाटर और खट्टे फल है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसमें मसूड़ों से रक्तस्राव होने लगता है। विटामिन D कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सहायता करता है तथा हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसका प्रमुख स्रोत सूर्य का प्रकाश है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। विटामिन E एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर की कोशिकाओं की रक्षा करता है। इसकी कमी से मांसपेशियों की कमजोरी हो सकती है। अंत में विटामिन के रक्त के थक्के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है। अब हम बात करेंगे मानव हार्मोन्स की। हार्मोन्स ऐसे रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करते हैं। ये बहुत कम मात्रा में स्रावित होते हैं, लेकिन इनका प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली होता है। सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रखंड से स्रावित होता है। यह हड्डियों और शरीर के ऊतकों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है और शरीर के उपापचय, वृद्धि तथा विकास को नियंत्रित करता है। एड्रेनलिन अधिवृक्क ग्रंथि अर्थात एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। यह आपातकालीन परिस्थितियों में शरीर को फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए तैयार करता है। इंसुलिन अग्न्याशय के लैंगरहैंस द्वीपों से स्रावित होता है और रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन वृषणों से स्रावित होता है। यह द्वितीयक लैंगिक लक्षणों तथा शुक्राणु निर्माण के लिए उत्तरदायी है। महिलाओं में एस्ट्रोजन अंडाशयों से स्रावित होता है और स्त्री द्वितीयक लैंगिक लक्षणों तथा मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है। प्रोजेस्टेरॉन भी अंडाशय से स्रावित होता है। यह गर्भाशय की आंतरिक परत को बनाए रखता है और गर्भावस्था को समर्थन प्रदान करता है। मेलाटोनिन पीनियल ग्रंथि से निकलता है और हमारी जैविक घड़ी यानी नींद जागरण चक्र को नियंत्रित करता है। कॉर्टिसोल एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होता है। यह तनाव के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया तथा ऊर्जा संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। अंत में ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी ग्रंथि के पश्चखंड से स्रावित होता है। यह प्रसव के समय गर्भाशय संकुचन तथा दुग्ध निष्कासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार हार्मोन्स शरीर की वृद्धि, उपापचय, प्रजनन, तनाव नियंत्रण और अनेक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रियाओं का संचालन करते हैं। इसलिए अंतःस्रावी तंत्र को शरीर की रासायनिक नियंत्रण प्रणाली कहा जाता है। वैक्सीन हमारे शरीर को रोगों से बचाने का सबसे प्रभावी तरीका है। DTP डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस से, BCG तपेदिक यानी TB से तथा OPV पोलियो से सुरक्षा प्रदान करती है। कई गंभीर बीमारियां वायरस के कारण होती हैं। एड्स का कारण HIV, डेंगू वायरस, पोलियो वायरस और रेबीज वायरस है। इनके सामान्य लक्षणों में बुखार, शरीर दर्द, कमजोरी और विभिन्न अंगों की कार्य क्षमता में कमी शामिल है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही BPSC से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए अंडरस्टैंड BPSC चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।